हेलो एवरीवन, आज हम देखें समसामयिकी घटना चक्र से प्राचीन भारत का इतिहास। हमने पहले वीडियो में पाषाण काल, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, वैदिक काल और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न को हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को। इसी तरह हम वीडियो बनाते रहेंगे जिससे आपका पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाए। ये सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडन ग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द संबंधित है यह जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर स्वामी। चंद्र प्रभुनाथ मुनि नेमी तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं थे। ये नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। प्रभास गिरि जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द का प्रयोग होता है कैवल्य का। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। स्यावाद सिद्धांत है जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकवाद बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत तथा वैष्णव मत से जिसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन में है वह है जैन मत। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है वह है जैन धर्म। जैन धर्म की आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म वाले कभी हिंसा नहीं करते हैं। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म से। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व तथा 14 उप पूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वह है 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए हैं वो है अर्धमगधी। चंपा, पावा, संवेद शिखर तथा उज्जैन में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है वह है संवेद शिखर। थेरी गाथा, आचार रंगा सूत्र, सूत्र कृतांग तथा बृहत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था वह है थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी थे जमाली, ये उनके दामाद थे। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ था वह है पाटलिपुत्र। जैन धर्म के बारे में सत्य कथन है। गौतम बुद्ध की माता कौलिया राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन है। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ये सही है। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूल बाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन सत्य है। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचर्य है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आशय इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म के बारे में सत्य कथन दिया गया है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वह है आजीवक संप्रदाय। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनिया दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। जैन धर्म के बारे में सत्य कथन दिया है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। होयसल मंदिर विश्व प्रसिद्ध शिव को समर्पित है।
श्रवण बेगोला में गोमतेश्वर का विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली के पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को। अब हम देखेंगे शैव भागवत धर्म से संबंधित प्रश्नों को। प्राचीन भारत के विश्वपति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत, श्वेता, द्वापर और कली। आजीवक मत, मयूर मय मत तथा ईश्वर शिव गुरु देवपति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था वह है मत मयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है देवी और उसकी शक्ति के योग का। नयनार थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। पोय गोई तिरु ज्ञान पुंडम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था वह तिरुज्ञान अलवार संत नहीं था। भगवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था गुप्त ने, गुप्त काल के राजाओं ने। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की थी भगवतों ने। वह देवता जिसे कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया था वह है बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। होलियोडोरस का बेनसार अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य है। होलियोडोरस का बेनसार अभिलेख होलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संबंधित है भागवत धर्म से। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ से। बेसनगर का अभिलेख होलियोडोरस निवासित है तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह है वराह है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण थे। वेद की प्रामाणिकता में आस्था के कारण मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व देता है वह है भगवत गीता। प्रस्थानत्रयी से में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भगवत गीता सम्मिलित है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था वह है नैमिषारण्य। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है वह है किष्किंधा। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। एक तरफ धर्म दिया गया है और दूसरी तरफ पवित्र स्थल सुमेलित करना है। जैन धर्म से संबंधित है पावापुरी और हिंदू धर्म से बनारसी, इस्लाम धर्म से मदीना और ईसाई धर्म से वेंकटन सिटी। अब हम देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा। भारत का प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे चांदी के। एक तरफ दिया है राजा और दूसरी तरफ दिया है राज्य कि वो कहाँ के राजा थे। प्रघोत अवंती के राजा थे, उदयन वत्स का और प्रसेनजीत थे कौशल का, अजातशत्रु मगध का। अभिलेखीय साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ये कलिंग में खोदी गई थी। उज्जैन का प्राचीन कालीन नाम था अवंतिका। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है वह है माध्यमिका एवं विराटनगर। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं कनिष्क में से पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन द्वारा। उदयन पाटलिपुत्र का संस्थापक था। उदयन व दत्ता का दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। गंधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली
नगर राज्य था वह है काशी। शाक्य, लिच्छवी एवं योधय में से प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था। योधय विश्व का सबसे प्रथम लोकतांत्रिक था, यह है लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवियों द्वारा। पार्श्वनाथ जैन धर्म से संबंधित है। बिंदुसार मौर्य स्कंदगुप्त गुप्त राजाओं से, गुप्त वंश से संबंधित है। और चेतक लिच्छवी से। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे है अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी अहिछत्र में। 16 जनपद के युगों में मथुरा राजधानी थी सुरसेन की। चंपा राजधानी थी अंग की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती की राजधानी थी चेदी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था असक। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज जिसे कहते हैं, अभी वर्तमान नाम राजगृह है। गिरिव्रज राजगृह पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी वह है कौशाम्बी, कभी राजधानी नहीं बनी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विनाश्य था, अर्धचंद्राकार था। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया है वह है अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था मौर्य वंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम दिया है। हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। मगध का सम्राट जो आरोपर परशुराम के नाम से जाना जाता है। मगध का वह सम्राट जो आरोपर परशुराम के नाम से जाना जाता है वह है महापद्म नंद। ये सही कथन दिया है। विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधी था बिंबिसार के दरबार से। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। कल्पी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पंचाल अहिछत्र और कौशल की राजधानी साकेत, वत्स की कौशाम्बी। अब हम देखेंगे यूनानी आक्रमण को। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था नंदवंश का। मगध का राजा जो सिकंदर का महान समकालिक था वह है घनानंद। कथन ए दिया है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये सही नहीं, एक कथन सही है परंतु आर गलत है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाने अथवा आहत होने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह है मशग। भारत में सिकंदर के सफलता के कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली थी। इस वजह से वह वीर भारतीय राजा जिसने सिकंदर के झेलम के तट पर पराजित किया था वह है पुरु। ये थे पोरस के राजा। नियार्कस, आनुसिक्रेटस, डायमेकस और अस्टुबल्स में से वह जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था वह है डायमेकस। अब हम देखेंगे मौर्य समाज से। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में सबसे पुराना राजवंश था मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है विशाखादत्त। ये मुद्राक्ष ने इसकी रचना की थी। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है वह है जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के।
चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णु गुप्त के नाम से। कौटिल्य का अस्त्र शास्त्र एक साधन सिद्धांत का पुस्तक है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया राजनीतिक नीतियों पर। मैकियावेली की प्रिंस की तुलना की जाती है कौटिल्य की अर्थशास्त्र से। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है लकड़ी का। जिस प्राचीन नगर का अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है वह है पाटलिपुत्र। ये चंद्रगुप्त का मौर्य का महल प्राप्त हुआ है यहाँ से, पटना के कुम्हार से। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल है पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुषाण में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी वह है चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की पहली बार जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस तथा अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान के प्रशासक नियुक्त किया गया था को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राज धर्म की स्थापना की थी अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वह है श्रीलंका। अशोक का तृतीय मुख्य अभिलेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवम मुख्य शिलालेख तथा प्रथम स्तंभ अभिलेख में से वह जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। ये द्वितीय मुख्य शिलालेख से हमें दक्षिण भारत में राज्यों का उल्लेख की जानकारी मिलती है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधियों बाग का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। उसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि से। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा की आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वह अशोक एवं दशरथ रज्जुक थे। मौर्य शासन में अधिकारी थे। सर्वथवाह करते थे व्यापारियों के काफिले को। सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के काफिले को। अग्रहारिका, युक्त, प्रदेशिका तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। अग्रहारिका नहीं था, बाकी सभी थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची का, इसका निर्माण अशोक ने कराया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। एक तरफ स्थान दिया है और दूसरा तरफ स्मारक दिया है। कौशाम्बी में है घोतीस राम मठ है और कुशीनगर में है रानाभर स्तूप। सारनाथ में धमेक स्तूप और श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप है। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है। पहले उन्होंने गया किया, फिर कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलावस्तु, सारनाथ एवं श्रावस्ती की उन्होंने तीर्थ यात्रा करी थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। कलसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में लिखी गई है वह है शहबाजगढ़ी की अभिलेख। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख का भाषा था प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वह है अनुराधापुर। प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंदगिरी, सरदा तथा खरोष्टी में से वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी वह है खरोष्टी लिपि। अशोक ने अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेखित हुआ है वह है प्रियदर्शी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के संदर्भ में सत्य कथन है। इन पर बढ़िया पॉलिश की गई है। यह अखंड है। स्तंभों का शाफ्ट शुंडाकार है। मस्की, गुर्जरा, नेटर एवं उडेलगोलन में से वह एक अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है वह है मस्की। अशोक का रूमनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामों का उल्लेख किया गया है वह स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में।
केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वह है भाब्रू अभिलेख। भाब्रू स्तंभ कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख का एक प्रति मिली है कालसी में। गौतम बुद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में मिलता है वह है 13वां अभिलेख। अशोक का पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है 12वां शिलालेख में है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताता है उनमें सम्मिलित है द्वितीय और 13वां अभिलेख। चोल पांड्य सत्यपुत तथा सतवाहन में से वह दक्षिण राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है वह सतवाहन का नहीं है। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ये प्रथम अभिलेख में उल्लेखित है। टालमी फिलाडेस तथा अशोक के राज्य का संबंध थे, शासक थे। ये मिस्र के शासक थे। टालमी फिलाडेस जो अशोक के शासनकाल में भारत आए थे। चोल गुप्त मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध था वह है मौर्य शासक। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खदान जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है वह है सोहगौरा का ताम्रपत्र। कथन एक दिया है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था। ये दोनों कथन सत्य है और RA का सही स्पष्टीकरण भी है। कथन ए दिया है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कथन आर भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। कथन ए सही है परंतु आर गलत है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया था 7 श्रेणियों में। अर्थशास्त्र मुद्राक्ष मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लेखित है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। वह स्रोत जो मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है वह है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम है इंडिका। इसे मेगास्थनीज ने लिखा था। मौर्य नरेशों ने विकास किया था संस्कृति कला साहित्य एवं प्रांतीय विभाजन हिंदू पुस्तक साम्राज्य में भाग एवं बलि संबंधित है राजस्व के स्रोत का। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य के आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता है सीता अध्यक्षों द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है सम्हारता। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था वह है पौतवाध्यक्ष। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से न्यायालय अस्तित्व में था धर्म अस्थायी एवं कंटक शोधन के लिए। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन में से वह कार्य मौर्य काल से जारी है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना व्यवसाय था मगध एवं सूत के वर्गों का। गांवों में शासन का स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया था मौर्य वंश ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी वह है अर्थशास्त्र में। जातक मनुस्मृति यज्ञ वलय एवं अर्थशास्त्र में पुनर्विवाह वर्जित है मनुस्मृति में। विदेशियों का भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रत क्षत्रियों का। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम है मेगास्थनीज फाहियान हेनसंग और इत्सिंग।
सूची ए दिया है एक तरफ और सूची 2 दिया है दूसरी तरफ। चंद्रगुप्त के दरबार में सैंड्रोकोटस आए थे। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त के। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धरथ। सही कथन है मौर्य समाज के बारे में। अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्णव ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कर्णव राजवंश का अंतिम शासक के पद को वंचित कर दिया था। ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया था। वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने दिया था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किया था वह है चंद्रगुप्त मौर्य ने। एक तरफ स्थान दिया गया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित नाम दिए गए। लोथल एनसीएट गायकवाड़ ने खोजा था। सारनाथ को फर्स्ट स्मरण ऑफ बुद्ध कहा जाता है। सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक भी कहा जाता है। नालंदा को ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग कहा जाता है। स्ट्रेटो द्वितीय, स्ट्रेटो प्रथम, डेमेट्रियस तथा मिंडार में से वह हिंद यवन शासक जिसने सिक्के के शीशे जारी किया था वह है स्ट्रेटो द्वितीय। अब यहाँ से मौर्योत्तर काल के प्रश्न शुरू हो गए हैं। बिंदुसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीनों से समसामयिक नहीं था वह है मिलिंद। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है जूनागढ़ अभिलेख में। बिन बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया गया रुद्रदामन प्रथम द्वारा। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए थे कुषाण द्वारा। भीम कडफिसेस कनिष्क पाण एवं बुद्ध गुप्त में से जिसे के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है वह है कनिष्क। कुजुल कडफिसेस, भीम कडफिसेस तथा कनिष्क प्रथम तथा हुविस्क में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वह है भीम कडफिसेस। भीम कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, कनिष्क तथा हर्मविज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन का नियमित उपयोग किया था वह है भीम कडफिसेस। योधेय सिक्के पर अंकन मिलता है कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईसा सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज अभिषेक हुआ था 78 ईसा में। शक सामंत प्रारंभ किया गया था 78 ईसा में, इसे कुषाण ने किया था। विक्रम एवं अक सामंतों में अंतर वर्ष है 135 वर्ष। विक्रम सामंत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष व वासुमित्र। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे पतंजलि। अश्वघोष, पार्श्व, वासुमित्र तथा विशाखादत्त में से वह जो कनिष्क के प्रथम दरबार में नहीं गया था वह है विशाखादत्त। श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क के रब तक अभिलेख में उल्लेख नहीं है श्रावस्ती का। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक और जीवक ने। शुंग वंश के बाद भारत पर राज कर्णव वंश ने किया था। पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है वह है गौतमीपुत्र सतकर्णी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सतवाहन। सिमुक वंश के संस्थापक थे सतवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। चीनी जर्नल जिसने कनिष्क को हराया था वह है पांचाऊ। गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी वह है
कुषाण वंश के। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। एक तरफ राजवंश दिए हैं और दूसरी तरफ सिक्के की धातुएं दी हैं। कुषाण के समय स्वर्ण एवं ताम्र का सिक्का चलता था। गुप्त के समय स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन सीसा एवं पोटीन का। कलचुरी वंश के राजा स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के को चलाए थे। अफगानिस्तान का बाबियान प्रसिद्ध था बुद्ध की प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है वह है गांधार कला शैली। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग के माध्यम के रूप में होता है वह है गांधार मूर्ति कला। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालक्रम है। पहले यूनानी ने किया था भारत पर आक्रमण सबसे पहले, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वह है डेरियस प्रथम। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों का सबसे पुराना राजवंश है सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ गौतमीपुत्र सत्कर्णी के लिए। एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था गौतमीपुत्र सत्कर्णी के लिए। कथन ए दिया है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। कथन एक सही है लेकिन आर गलत है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख के साथ। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था वह है खारवेल। ये जैन धर्म का संस्थापक था। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है चेदी वंश से। दशरथ, बृहदत्त, खारवेल तथा हुविस के राजाओं में से वह जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था वह है खारवेल। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि निर्माण में। अब हम देखेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग का। गुप्त वंश शासन किया था 319 से 500 ईस्वी के अवधि के मध्य। 4 अश्वमेघों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है चंद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भगवत की उपाधि धारण की थी वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से। प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है कुमार गुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त में प्रयाग प्रशस्ति के वाले स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का। इस पे बाद में जहांगीर ने भी लिखवाया था कुछ। पृथ्वी व्यय प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था गुप्त राजवंश। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। वह गुप्त शासक जिसने हुनों पर विजय प्राप्त की थी वह है स्कंदगुप्त। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था भीतरी स्तंभ लेख से। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। हुक आक्रमण, हुण आक्रमण, शासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य उत्तराधिकारी। शक विजेता के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस पर एक पतन से संचालित होता था वह है ताम्रलिपि। दक्षिण ने पूर्वी एशिया के साथ अपने प्रारंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। इसलिए प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन दिया है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्रों में स्थित केंद्र संबंधित थे
वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल अपने आयुर्विज्ञान के विषय की रचना के लिए जाना जाता है। सुश्रुत को धनंत, वीर, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। यह भास्कराचार्य संबंधित नहीं थे। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन दिया है। प्रथम शती ईसा में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईसा में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईसा में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। चंद्रगुप्त के नवरत्न में फलित ज्योतिष संबंधित है। छपणक कालिदास जिसके शासन काल में थे वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन रजत मुद्रा को रूपक कहा जाता था। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे वह है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत भाषा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण अभिलेख से। गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। एक तरफ सम्राट दिए हैं और दूसरी तरफ विरुद्ध दिए हैं। अशोक को प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य पर क्रमांक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और स्कंद गुप्त क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नगरों का क्रमिक पतन का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल में। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंशों ने। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त युग में भूमि का राजस्व दर थी उपज का 6ठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6ठा भाग। गुप्त राजा द्वारा कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदकमागम। 3री शताब्दी के वारंगल प्रसिद्ध लोहे के यंत्रों का उपकरण प्रयोग होते थे। तोरमाण संबंधित थे हुण जातीय दल का। हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था बालादित्य एवं यशोवर्धन ने। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्ष की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में दुर्भिसंधियों के बारे में विशाखा दत्त का मुद्राक्ष संबंधित है। सत्य कथन दिया गया। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रित था। उन्होंने भूमि की परंपरा को विस्तारित किया था। शतरंज का खेल का उद्भव हुआ था भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी हुई एक प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्ष कटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिक की पुत्री की प्रेम गाथा। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था कपिल ने। भारत में दार्शनिक विचारों के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन दिया है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई प्रभाव अथवा कारक। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारण में से वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं है वह है अनुस्मृति। महाभाष्य के लेख पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे गंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्गमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली उक्ति है चाणक्य के। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद और न्याय दर्शन के गौतम। मीमांस के प्रणेता थे जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित था मीमांस से। सांख्य, वैशेषिक, मीमांस, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है वह है मीमांस। मीमांस और वेदांत न्याय का वैशेषिक लोक ज्ञात और कपिलागिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह जो एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं था वह है लोकायत और कपिलक।
अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे शंकराचार्य। ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। शंकराचार्य, अभिनव गुप्ता, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं थे अभिनव गुप्ता का। एक तरफ संवत्सर दिया था और दूसरा तरफ गणना की अवधि दी गई। विक्रम संवत ये 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। शक संवत 78 ईस्वी में, गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व और कलिंग संवत होता है 3102 ईसा पूर्व में। सत्य कथन दिया है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था, शक संवत 78 ईस्वी से और गुप्त सन 319 में प्रारंभ हुआ था। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 665 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 600। एक चालुक अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत के 556 दिया हुआ। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। मौखिर शासकों की राजधानी थी कन्नौज। हरिसेन, कल्हण एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय सूचनाएं निहित है वह है कल्हण। हर्ष चरित्र नामक पुस्तक लिखी गई है बाणभट्ट द्वारा। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, पहला कन्नौज और दूसरा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वह है प्रयाग। नर्मदा नदी तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। कपिवाड़ निवासी थे पृथ्वीकूट के। हेनसांग भारत आया था सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चवांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशा और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में सही कथन है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों के नौघाटों और नौका पर शुल्क देना पड़ता था। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कैसे शब्द का प्रयोग किया जाता था रेशम के लिए। चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। आज भी भारत में हेनसांग को याद किया जाता है। इसका मुख्य कारण है सीयूकी की रचना के लिए। चीनी यात्री जिसने भिन्न माल की यात्रा की थी वह है हेनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग 771 अथवा 772 ईस्वी में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं यिन तुन नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। बख्तियार खिलजी ने उसको विध्वंस किया था, जला दिया था। भारत में प्राचीन बिहार है नालंदा बिहार। नालंदा स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। कथन 1 दिया। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल के कृषक संरचना की मुख्य विशेषता थे। इस काल में भूमि स्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग में अस्तित्व में था। 1 और R दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या भी करता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है भूमि का नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उद्यान। सामंत तथा उसके अधिपत्य के बीच स्वामी दास संबंध का बनाना था। सत्य कथन दिया गया है। चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी यात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। 8वीं शताब्दी के शंकराचार्य के बारे में सही कथन दिया है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई थी। शंकराचार्य ने
आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। इसमें सुमेलित करना है। रवि कृति पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। भवभूति कनौज के यशोवर्मन से और हरिशेन अभिलेख समुद्रगुप्त दांडी नरसिंह वर्मन से। एक तरफ दरबारी कवि दिया है और दूसरी तरफ राजा, सुमेलित करना है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इस सुमेलित करना है। भोज धार से संबंधित है। दुर्गावती गोंडवाना क्षेत्र से। समुद्रगुप्त प्रांतीय शासक थे विदिशा के। अशोक प्रांतीय शासक था उज्जैन का। इसके बाद प्राचीन भारत में स्थापत्य कला दिया है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।